तो थिएटर ईश्वर ने मेरे ऊपर डाला, एक तरह से उसका आशीर्वाद था, या ईश्वर मेरे से कुछ कराना चाह रहा था इसमें। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा वाकया अगर आपके पास, सर आप विश्वास नहीं रखेंगे जी कि मैंने जैसे ही 10 पन्ने उसके पलटे तो 50 डायलॉग, मेरा तो पसीने छूट गया पहली बार में 50 में। और कभी कोई डायलॉग बोला नहीं जिंदगी में, कभी मतलब थिएटर किया ही नहीं है, मान के चलो आप, और मान के चलो क्या किया ही नहीं था। अब साहब मैंने कहा चलो पूरी स्क्रिप्ट देखते हैं। पूरी स्क्रिप्ट देखी तो 256 डायलॉग्स, 256 डायलॉग। फर्स्ट शो। हम फिल्में भी की मैंने। ओके सर। जो राजनीति जो सबसे पहले आई थी, प्रकाश झा जी, मनोज वाजपेयी वगैरह जो। जी, उसमें मैं था। फिर महारानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में था, पर फर्स्ट में वो कोरोना की वजह से वो सीन मेरा हो ही नहीं पाया। अच्छा। सेकंड में मैं था महारानी 2 में, और अभी रिसेंटली मैंने महारानी 3 में भी काम किया। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगीत, कला, अभिनय या कहें कि जीवन, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। आप संगीत में रुचि रखते हैं तो आपका जीवन अपने आप इतना जॉयस हो जाता है कि आप उसका हर मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं मिलाने जा रहा हूं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने ना सिर्फ अपने दायित्वों को निभाते हुए, अपने जॉब को करते हुए संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में इतना नाम किया कि देश विदेश के कई सारे मंचों पे उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। हमारे साथ आज हमारे बीच है श्री गोपाल लेले जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश जी, आपने मुझे आज ये मौका दिया आपके चैनल पे। थैंक यू सर, हमारा भी ये ऑनर है कि आप आज हमारे बीच हैं जी। सर से आज हम सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। आज का पॉडकास्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो टैलेंट है थिएटर आर्टिस्ट का, या आप कहेंगे संगीतज्ञ का, होता तो कई लोगों में है। आपने आज तक बड़े बड़े चेहरे देखे होंगे टीवी शो में या पिक्चरों में या अन्य शो में, लेकिन जो रियल आर्टिस्ट है उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म से उनकी जर्नी को शेयर करते हैं। और आज सर की जर्नी हम जानेंगे सर के माध्यम से। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जानेंगे कि संगीत में आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई, और बाकी आपके सारे अनुभवों को हम आज समझेंगे। और तो सर मेरा सबसे पहला सवाल जी यही है आपसे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सबसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि संगीत के क्षेत्र में जाने की? संगीत का जहां तक सवाल है तो संगीत यूं कहिए कि बचपन से था, प्रोफेशनल तो नहीं था, शौकिया तौर पे, और अभी भी शौकिया ही है। तो संगीत तो बचपन से था। हमारी मदर अच्छा गाती थी, फादर शौकिया तौर पे फ्लूट बजाया करते थे, तो ये माहौल तो शुरू से ही था। और हमारे स्कूल के जमाने में जो हमने स्टार्ट किया था अपना ऐसे ही ग्रुप बना के, तो उसमें भी बैठते थे 5-6 लोग, कुछ सिंथ बजाते थे तो कुछ को ये करते थे, वो सब होता रहता था। लेकिन ये सब प्रोफेशनल तरीके से नहीं हुआ था, क्योंकि सबके अपने अपने जॉब थे, मेरा भी था। फिर पढ़ाई, फिर जॉब, फिर ऐसा करते करते वो सब ऐसा खसकते गया पीछे संगीत के मामले में जहां तक है। अब रहा सवाल थिएटर का जी, तो थिएटर ईश्वर ने मेरे ऊपर डाला, एक तरह से उसका आशीर्वाद था, या ईश्वर मेरे से कुछ कराना चाह रहा था इसमें। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा वाकया अगर आपके पास समय हो तो बता सकूं कि मैं एक मेरे दोस्त हैं जी, लोकेन सिंह, वो म्यूजिशियन एक्चुअली, और म्यूजिक में मेरे को इंटरेस्ट भी था।
तो मैं उनके साथ तो बोले यार वो एक म्यूजिक पिट पे अपन काम कर रहे हैं थिएटर में, तो मैंने ठीक है, मैं उनके साथ हो लिया। आप चले गए उनके साथ? हाँ जी। तो उनके साथ जाने के बाद फिर मैंने वहां पे बैठा, वही वो डायरेक्टर और सब लोग वहां बैठे ही थे, उन्होंने सबको एक एक स्क्रिप्ट दी, मुझे भी स्क्रिप्ट दे दी। अब मैंने तो ले ली, अब मेरे दोस्त को तो वो जानते थे क्योंकि वो तो म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से मांग रहे थे, तो उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, पर मैंने बाई दी वो स्क्रिप्ट पढ़ दी। अच्छा। तो डायरेक्टर जो हरीश वर्मा जी हैं, एक्चुअली यूं कहिए कि आज मैं थिएटर में अगर आया हूं तो उन्हीं की वजह से आया हूं। इसके पहले मैंने थिएटर में कदम ही नहीं रखा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये स्क्रिप्ट है, इसमें लेखक के देख लेना जी जी डायलॉग्स, उसको तैयार कर लो। मैंने कि सर मैंने कभी थिएटर किया नहीं। तो बोले नहीं नहीं आप कर लोगे। तो मैंने ठीक है, विशेष आग्रह किया उन्होंने, तो मैंने ठीक है ये भी करके देखते हैं। मैंने सोचा वो 3-4-5 डायलॉग, तो सर आप विश्वास नहीं रखेंगे जी कि मैंने जैसे ही 10 पन्ने उसके पलटे तो 50 डायलॉग, मेरा तो पसीना छूट गया। पहली बार में 50 बार में, और कभी कोई डायलॉग बोला नहीं जिंदगी में, कभी मतलब थिएटर किया ही नहीं है, मान के चलो आप, और मान के चलो क्या किया ही नहीं था। आप साहब मैंने कहा चलो पूरी स्क्रिप्ट देखते हैं। पूरी स्क्रिप्ट देखी तो 256 डायलॉग्स। 256 डायलॉग फर्स्ट टाइम फर्स्ट शो। मैंने उनको बोला कि सर मैं इतना अनुभवी नहीं हूं, मैं तो ये सब मुश्किल रहेगा। नहीं बोले वो आपको करना है कि मैंने छांट लिया है आपको, और आपकी जो भी आपके अंदर का कलाकार उनको समझ आ गया। हाँ, कलाकार से ज्यादा शायद उनको मेरा पसंद आया, स्ट्रक्चर पसंद आया, कि जिसके लिए वो एक लेखक कैसा होना चाहिए जो उनकी दिमाग में रहा होगा, वो मुझ में दिखा होगा कैरेक्टर। तो इस वजह से उन्होंने मेरे से बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं आपको करनी। चलो फिर मैंने कहा करते हैं, बड़ा मामला आ गया। तो सर 1.5 महीने हम लोगों की रिहर्सल चली। सुबह 5:30 बजे से पहली रिहर्सल, उसके बाद ऑफिस, फिर शाम की रिहर्सल, रात को बैठ के डायलॉग याद करना 1-1, 2-2 बजे तक। और ऐसा करते करते उस 1.5 महीने में मैं रोज 3 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाया। क्या बात है। और उस समय मेरे को लगा यार इतनी मेहनत अगर मैं इसमें पढ़ने के समय कर लेता तो शायद मैं IAS बन जाता। पर ईश्वर को जो मंजूर होता है तो वही होता है, और ईश्वर की देन है। जी जी बस ये सोच के मैंने किया, और भारत भवन में शो भी हुआ और सुपर डुपर हिट हुआ। बहुत जबरदस्त मेरा अनुभव भी अच्छा रहा, और मैं अपने आप को सेलिब्रिटी की हैसियत से समझने लग गया। मेरे को ऐसा लगा कि अरे क्या हो गया ये। तो ये स्टार्ट हुआ समझ लो। उसके बाद वो उनके हरीश वर्मा जी जो डायरेक्टर थे, उनके गुरु, काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं भोपाल में, क्या भोपाल के बाहर सब लोग जानते हैं, NSDN है वो, आलोक चटर्जी। उनके साथ भी एक थिएटर किया था, आलोक चटर्जी सर। हाँ जी जी। तो उनके साथ एक फादर नाटक किया था जिसमें मैंने फादर की भूमिका की थी। फादर की भूमिका में तो मैं चर्च वाला फादर, कैथोलिक फादर। हाँ, कैथोलिक फादर। तो इस तरीके से वो लखनऊ गया था नाटक, वहां हम शो करके आए थे, और फिर उसके बाद 7-8 नाटक किए। उसके बाद ऑफिस में व्यस्तता बढ़ गई, और जिसके लिए मुझे करीब 7-8 साल छोड़ ही देना पड़ा। मैंने कि अब मेरे बस की नहीं है ब्रेक, इतना ज्यादा मतलब भागा दौड़ी में मजा नहीं आता ना सर। जब तक 1.5 महीने की रिहर्सल आप नहीं करो दिल से तो वो चीज नहीं आ पाती, इसलिए मैंने उसको त्याग दिया। मैंने जब रिटायरमेंट के बाद देखा। सही है। फिर रिटायरमेंट के बाद फिर संतोष चौबे जी एक उपन्यासकार हैं, आईसेक्ट के वो चीफ हैं, तो उनका लिखा हुआ उपन्यास जल तरंग,
उस पे उन्होंने बोला था कि इसको मतलब जो मुंबई से डायरेक्टर आए हुए थे, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था। फिर मैंने वो जलता रंग किया था, और उसके बाद एक मराठी नाटक भी किया था। ऐसा करके मैंने फिर दो तीन चार नाटक किए थे रिटायरमेंट के बाद। और फिर उसके बाद फिर मैंने इतना समय मैं नहीं दे पाया था, धीरे धीरे एज भी हो गई थी। अब तो इसी बात पे सर मुझे पीयूष मिश्रा जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। आपने जैसे बताया कि ऑफिस की वजह से आपका बीच में ब्रेक लग गया जी तो एक पीयूष मिश्रा जी की कुछ लाइनें हैं कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया, कभी इश्क में काम बिगड़ता रहा, कभी काम के आड़े इश्क आता रहा। तो आपका जो इश्क था थिएटर से, उसके आगे आपका ऑफिस का जो काम है वो हावी हो गया। वो हावी हो गया। जी जी जी। अब मैं अपने दर्शकों को सर एक चीज और बता दूं कि आज एक जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर से बात कर रहे हैं। सर बहुत बड़े इंजीनियर हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, और इंजीनियर होने के साथ साथ इनके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो सर ने अपने आप को इवॉल्व किया, लोगों के सामने लेके गए। सर इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि संगीत हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जी। तो आपके जीवन में सर ऐसा कौन सा मोमेंट रहा, या कहें कि आपकी जो जर्नी है उसमें संगीत का कितना रोल रहा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। संगीत का रोल तो खैर बहुत रहा। कुछ चीजें मैं, अगर आप चाहो तो मैं और उसमें ऐड कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ। मतलब कि आफ्टर रिटायरमेंट मैंने फिर से चालू किया थिएटर, तो वो मतलब मैं कर पाया, और उसके कारण जर्नी और आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने थिएटर बंद कर दिया, और एड शूट्स वगैरह और ये मेरे को मिलने लगे फिर। तो काफी एड शूट्स किए, चुनावी एड शूट किए, पेटीएम के लिए एक बड़ा एड शूट था वो किया। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जो अभी कमलनाथ जी की सरकार जब आई थी, तो उन्होंने एक पार्क का उद्घाटन किया था वहां, तो उसमें वो चला था, मतलब पानी के ऊपर जो चलता है, वहां पे मेरा वो पूरा लीड रोल था मेरा। उसमें गांधी भी बनाई गई फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो वो की। तो फिर फिल्में भी की मैंने। सर जो राजनीति जो सबसे पहले आई थी, प्रकाश झा की, मनोज वाजपेयी वगैरह जो। जी जी जी, उसमें मैं था। फिर महारानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में था, पर फर्स्ट में वो कोरोना की वजह से वो सीन मेरा हो ही नहीं पाया। सेकंड में मैं था महारानी 2 में, और अभी रिसेंटली मैंने महारानी 3 में भी काम किया, जो वेब सीरीज जो आ रही है। तो कहने का मतलब एक थिएटर से मेरे को सारी विधाओं में जो विधाएं रहती है, मेरे को लगभग सारी विधाओं में काम मिल चुका। ये ईश्वर की देन है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। और अभी रिसेंटली मेरी एक मूवी आने वाली है, वो नोटरी, और अभी महारानी 3 आने वाली है जी। तो इस तरह से 2 मेरे प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है सर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अब रहा सवाल संगीत का, तो संगीत की जर्नी तो अभी चालू है। मेरा व्हाट्सएप एक ग्रुप है, आप ये देख रहे होंगे। तो इसमें 50-60 लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग इकट्ठे होते हैं, होटल में कंट्रीब्यूटरी प्रोग्राम करते हैं, सब लोग कराओके सिस्टम पे गाने गाते हैं जी, और एंजॉय करते हैं। भोजन होता है, उसके बाद फिर लोग घर चले आते हैं। तो संगीत में भी चल ही रहा है जी। तो सर आपने जैसे बताया कि ये जो आपका एक ग्रुप है, इस तरीके से आप लोगों को जोड़ के रखे हुए हैं आर्ट फॉर्म में। आपसे सर मैं थिएटर के कुछ ऐसे अनुभव जानना चाहता हूँ जिनसे हमारे दर्शकों को एक मैसेज मिल सके। और थिएटर में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सीन्स हमारे अच्छे भी होते हैं, कुछ सीन्स हमारे जिनमें हमें रीटेक लेना पड़ता है,
तो आपके साथ ऐसे क्या क्या कुछ इंटरेस्टिंग अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए सर। जहां तक थिएटर का सवाल है साहब, रीटेक का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, थिएटर तो सीधा जो बोल दिया वो हाँ, बोल दिया, वन फ्लो में जाता है। वन फ्लो में जाना ही चाहिए। आप उसको कोई गलतियां हो जाए तो आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं हाँ, ऑन स्टेज। ऑन स्टेज वहीं की तो वहीं आपको बैलेंस करना होता है। वो एक कला होती है जी। बाकी इसके अलावा थिएटर में कोई चांस नहीं है, इसीलिए उसकी रिहर्सल 1.5 महीने तक होती है कि ऐसी कोई एकदम से चीज नहीं आ पाए। ओके। और अनुभवों की बात तो ये है कि बाकी जो शूट्स की बात है उसमें तो कई बार मैंने ऐसे सीन किए जो मेरे लिए बहुत बड़े सीन थे। उमा कुरैशी के साथ जो बड़ा सीन था वो कट गया, जिसके लिए मैं काफी आतुर था। तो ऐसे एडिटिंग में भी कई चीजें चली जाती है, उसको बुरा लगता है, लेकिन चलिए ठीक है, वो उनकी अपनी वो है। बाकी ऐसे अनुभव, कटु अनुभव तो मेरे को थिएटर में ईश्वर की दया से अभी कभी नहीं आया। मेरे को बहुत सम्मान मिला थिएटर में भी, ये शूटिंग्स में भी काफी अच्छे लोगों से। अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई मिला नहीं जी। मतलब आपकी जर्नी है बहुत मतलब हैप्पीली अभी तक आपकी जर्नी। हाँ, हैप्पीली चलिए। सर, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो यूथ है, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं जी, चाहे वो म्यूजिक हो या थिएटर हो, तो उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है? किस तरीके से वो यहाँ एंटर कर सकते हैं इस फील्ड में? और उसके आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि कहाँ तक जा सकते हैं, कितना स्कोप है इस फील्ड में? देखिए, स्कोप का जहां तक सवाल है, स्कोप तो बहुत है। और अगर किसी को इस फील्ड में ही आना है जी, तो देखो, हर फील्ड में अगर बच्चा अगर 10 साल से अगर कोई चीज बहुत बड़ी, संगीत हो चाहे थिएटर हो, अगर 10 साल से बच्चा आ गया तो उसको उस फील्ड में उसको वहीं माइंड सेट कर लेना पड़ता है, वो या उसके पेरेंट्स को, कि हमको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो ही वो हो पाता है जी। बड़े होने के बाद में फिर वो थोड़ा थोड़ा शौकिया तौर पे होने लगता है। फिर भी आप कॉलेज लाइफ तक इसको स्टार्ट कर सकते हो और काफी अच्छी मेहनत करना पड़ती है। और मेरा तो ये कहना है कि ग्रुप्स को ज्वाइन करो, थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करो या NSD ज्वाइन करो, MGSD मध्य प्रदेश में, भोपाल में, उसको ज्वाइन करो, वहां से विधिवत तरीके से शिक्षा लो। ओके। तो ही मतलब इसमें मजा आएगा आपको। हाँ। है ना। बाकी तो फिर शौकिया तौर पे तो जितना कर सको उतना ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास साइड बाई साइड आपका खुद का जॉब होना चाहिए। जी। मतलब आप अर्ली स्टेज में अगर स्टार्ट करते हैं, हाँ, चांस। और अगर आपको इसी फील्ड में उतरना है तो आपको बहुत पहले से उतरना पड़ेगा और सीरियसली लेना पड़ेगा हर चीज। जी, बिल्कुल। और संगीत तो अपने आप में एक थेरेपी है। हाँ। थेरेपी का नाम दिया संगीत को, तो बड़ी बड़ी चीजें संगीत से ठीक हो जाती है। संगीत अपने आप में एक मेडिटेशन है। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने अभी अपने जीवन के कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किए, तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है कि आप जब भी अपना ऑफिस वर्क करते थे ये, और साथ में ये जो आर्ट फॉर्म है, थिएटर है, म्यूजिक है, ये भी आपको इंटरेस्ट था, सारी चीज़ें आपने की हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है हमारी लाइफ में। तो उसके बारे में सर हमें कुछ बताइए कि किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया? जहां तक मैनेज करने का सवाल है कि देखो, मेरी ड्यूटी तो टेक्निकल ड्यूटी थी। टेक्निकल ड्यूटी ऑन द स्पॉट पूरी खत्म करना पड़ती। बिल्कुल। अगर क्लेरिकल जॉब है तो आप उसको पेंडिंग रख सकते हो, बाद में निपटा सकते हो। हाँ। तो इसमें तो सवाल ही नहीं है, ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म, उसके बाद ही आप सोचते हो यहाँ पे कितना कर सकते हो। इसी की वजह से मैं ज्यादा नहीं कर पाया नौकरी के चलते हुए। तो इस तरीके से ही बैलेंस हो पाया, कई चीजें छोड़ना भी पड़ी। हाँ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन ऑफिस या दायित्व जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं कर पाते। तो अभी मैंने आपको इसलिए बताया कि 8 साल तक मैंने फिर थिएटर छोड़ दिया था।
हाँ, बीच में ब्रेक लग जाता है। तो सर आप इतना जो अनुभव है इसके बारे में हमारे दर्शकों को एक मैसेज बताइए सर, जो भी यूथ है जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं जी, उनको हमारे बियॉन्ड द सीन के एपिसोड से क्या आप मैसेज देना चाहते हैं सर? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस फील्ड में उतरना चाहते हैं तो टीन एज में ही उतर जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना अगर आप उसको शौकिया तौर पे करना चाहते हैं तो बैक टू बैक मतलब आपके पास कोई दूसरा जॉब होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं और आनंद आएगा। नहीं तो इसका टेंशन ज्यादा हो जाएगा, और टेंशन अगर हुआ तो कोई भी चीज टेंशन में ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए बिल्कुल बिंदास जो भी काम करना है वो बिल्कुल आनंदित रह के करना चाहिए, तो मजा आएगा। जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं भी आनंदित महसूस कर रहा हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से कि आपने हमारा मुझे ये गुजारिश है आपके लिए जी, अपने दर्शकों की तरफ से जी हाँ, कि आप एक छोटा सा संगीत का कुछ एक टुकड़ा हमारे सामने पेश करें हमारे दर्शकों के लिए सर। जी बिल्कुल। चलिए सुना दो। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। क्या बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो निश्चित तौर पे आज आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और अगर आप भी इस फील्ड में आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपने सवालों को रखिए, अपनी जिज्ञासा को वहां प्रकट करें, ताकि सर आपको एक गाइडेंस उस माध्यम से दे सके। ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे शो को रेगुलर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।